सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। सो गाइस, ऑलरेडी हम एनटीए अभ्यास क्वेश्चन सीरीज के 4 वीडियोस कर चुके हैं। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाके उन चारों वीडियोस को आप देख सकते हैं। वो चारों वीडियोस आपको बायोलॉजी सेक्शंस के मिलेंगे। आज का जो ये वीडियो है वो केमिस्ट्री का हम करेंगे, जिसमें कि आपके 25+ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 25+ क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी प्रकार से ये सेशन आपको मिलेगा। 4 आपको बायो की वीडियोस मिलेगी प्लस 1 आपको केमिस्ट्री की वीडियोस मिलेगी। इन 5 वीडियो का एक सेट मिलेगा। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट जो पेपर है वो स्टार्ट कर देंगे। आज की इस वीडियो के साथ हमारा जो पेपर है वो समाप्त हो जाएगा। कल से हम नया पेपर स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें हम वीडियो के बीच बीच में करते रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। देन गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ सही क्रम कौन सा है? विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ सबसेल्स। ठीक है, बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है स्टडी स्किल सक्सेस, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑफबाउ का जो सिद्धांत है उसके अनुसार जो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में विभिन्न जो परमाणु है वो कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, ऑफबाउ का जो सिद्धांत है उसके अनुसार ये जो है वो आपका उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ सही क्रम होगा। क्लियर है गाइस? चलिए अगला प्रश्न। इसमें मैंने थ्योरेटिकल जितने भी क्वेश्चंस है ना उन क्वेश्चंस को लिया है, बाकी सारे क्वेश्चंस को इग्नोर किया है। आपको फिटकरी के लिए जो सही सूत्र है वो बताना है। एल्यूम का जो फॉर्मूला है, करेक्ट फॉर्मूला, उसको आपको बताना है कि कौन सा होगा ए, बी, सी और डी में से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ये जो है वो आपका एलम का बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है, यानी कि फिटकरी का बिल्कुल सही सूत्र है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में, उसके लॉन्ग फॉर्म के रिस्पेक्ट में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो बी जो आपको दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि यह तत्वों की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का अनुमान लगाने में सहायता करता है। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स। ये बिल्कुल ही गलत होगा। यह जो होता है वो उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के अनुक्रम को दर्शाता है, और ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, उनके भौतिक और जो रासायनिक गुण है उनकी प्रवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, ना कि अनुमान लगाने में सहायता करता है। तो बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की संरचना के बारे में कौन सा सही है? विच इज करेक्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा कि प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा है। किस प्रकार से? मैं आपको बना के दिखा देता हूं। प्रत्येक जो सिलिकॉन परमाणु है वो 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा है, और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 2 सिलिकॉन परमाणुओं से बंधित है। किस प्रकार से? ऐसे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से इसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। इंग्लिश में अगर हम बात करें, ईच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम्स। तो इसी बिहाफ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आयोडीन को NaF, NaBr और NaCl के जलीय विलयन से प्रभावित किया जाता है तो क्या हमें देखने को मिलता है? When iodine is passed through aqueous solution of NaF, NaBr and NaCl। A, B, C एंड D में से राइट आंसर आपको बताना है। सो गाइस,
जब NaF, NaB और NaCl इन तीनों को हम मिलाएंगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी अभिक्रिया हमें देखने को मिलने नहीं मिलेगी, क्योंकि आयोडीन हैलोजन के जो बीच न्यूनतम विद्युत होता है वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। इसी वजह से कोई भी अभिक्रिया हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिनॉल निम्न में से किसके साथ विशिष्ट रंग देता है? फिनॉल गिव्स कैरेक्टरिस्टिक कलरेशन विद, चलिए बताइए। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उदासीन FeCl3 विलयन, नेचुरल FeCl3 सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और कौन सा रंग देता है? तो या तो नीला देगा या फिर बैंगनी, नीला या फिर बैंगनी रंग देगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का उपयोग अचिपचिपा पात्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? अचिपचिपा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इन यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर? तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो कि नीट 21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस अयस्क के सांद्रण के लिए झाग पलवन विधि का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है? फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ट यूज फॉर कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ विच टू दी फॉलोइंग और? गलेना, कैसिटेराइट, मैग्नेटाइट, मेलेकाइट। ऑप्शन तो आपको पता चल गया, चलिए बता ही देते हैं। गैलेना जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, एक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया की संभावना के लिए इसका विद्युत वाहक बल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सॉरी बताना है। फॉर द feasibility of a redox reaction in a cell, its EMF should be पॉजिटिव, फिक्स, जीरो या फिर नेगेटिव? तो ये होना चाहिए पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है गाइस? चलिए अगला प्रश्न, अनुनाद के बारे में लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रेजोनेंस के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। बोला गया है कि अनुनाद संरचनाओं में इलेक्ट्रॉन युग्मों की समान संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देयर शुड नॉट बी द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जो अनुनाद संरचना है उसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उनकी समान संख्या होनी चाहिए, क्योंकि अनुनाद संरचनाएं केवल घटक परमाणुओं के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के स्थान के मामले में भिन्न हो सकती है, अदरवाइज वो सेम होती है। तो सी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के लवण के कारण जल की कठोरता होती है। सॉल्ट्स ऑफ डैश कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो किसके कारण होती है जल की कठोरता? तो जल की जो कठोरता होती है वो उसमें उपस्थित Ca और Mg के जो बाइकार्बोनेट और क्लोराइड सल्फेट होती है, सल्फेट जो होते हैं उनके कारण होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक कारब धात्विक यौगिक नहीं है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, टेट्रा एथिलेड, सोडियम एथॉक्साइड या फिर ट्राईमेथिल एल्यूमिनियम? तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सोडियम एथॉक्साइड।
जो कारब धात्विक यौगिक हैं, जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन जो है होता है वो सीधे धातु से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो सोडियम एथॉक्साइड है उनमें ऑक्सीजन सोडियम धातु से जुड़ा होता है, इसलिए यह एक कार्बोधात्विक यौगिक नहीं है। इसमें हमें यही पूछा गया था कि कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, तो जो सोडियम एथॉक्साइड है वो एक ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड यानी कि कार्बधात्विक यौगिक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, दी गई अभिक्रिया की कोटि है, द ऑर्डर ऑफ गिवन रिएक्शन, बताइए क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 0, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन है, पूरा का पूरी जो अभिक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है बिल्कुल भी, इसलिए इसकी जो कोटि है, इसका जो ऑर्डर ऑफ गिवन रिएक्शन है वो बिल्कुल ही 0 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भूरी वलय संकुल यौगिक, जो आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, उसमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, 1, 2, 3 या फिर 0। तो गाइज एक संकुल में जो एक आयरन है वो एक केंद्रीय धातु परमाणु है जो कि प्लस पॉजिटिव 1 ऑक्सीकरण अवस्था को जो है वो दर्शाता है, तो इसी बिहाफ पर +1 यानी कि नंबर 1 हमारा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है गाइस, चलिए अगला प्रश्न, उस ताप की गणना कीजिए जिस पर SO2 की वर्ग माध्य, दोबारा पढ़ते हैं, उस ताप की गणना कीजिए जिस पर SO2 की वर्ग माध्य मूलचाल 303 केल्विन पर O2 के बराबर हो जाती है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट वेव, द RMS वेलोसिटी ऑफ SO2 becomes equal to that of O2 at 303 केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 606 केल्विन। अब ये निकालना कैसे है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए उत्प्रेरक का सही लक्षण कौन सा है बताना है आपको। विच इज द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट। तो अभिक्रिया में भाग लेता है और उसी के लिए आसान मार्ग प्रदान करता है। ये पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन एंड प्रोवाइड्स इजियर पाथवे फॉर द सेम। तो एक विरोधाभासी जो अभिक्रिया है वो लेकिन इसे गति दे सकती है, अभिक्रिया के बाद इसे पुण्य प्राप्त भी किया जा सकता है, यानी कि इसे रिस्टोर भी किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक एल्किल हैलाइड के वी हाइड्रो हैलोजनन के बारे में क्या सही है। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द वी हाइड्रो हैलोजनन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड। एन एडिशनल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले जो विलोपन अभिक्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले एकल अणुक विलोपन और दूसरी होती है द्वि अणुक विलोपन। तो एलिक हैलाइड जो विलोपन है जिसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो एल्कीन देता है। तो अभिक्रिया एल्कोहिल KOH की उपस्थिति में होती है, यानी कि ये जो है वो एक विलोपन अभिक्रिया है, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन है। और ये विलोपन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला तो होता है E1 यानी कि एकल अणुक विलोपन, और उसके बाद होता है E2 यानी कि द्वि अणुक विलोपन। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा अभिकर्मक ग्लूकोज के साथ क्रिस्टलीय ओसाजोन व्युत्पन्न का निर्माण करता है। विच रिएजेंट कैन फॉर्म्स कैटालाइन ओसाजोन डेरिवेटिव विद ग्लूकोज। फेहलिंग विलियन, फेनीहाइड्रेजनी, बेनेडिक्ट विलियन या फिर हाइड्रोक्सी एमीन। कौन सा होगा?
तो इसका जो राइट आंसर है वो फेनिल हाइड्रोजिन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड यार मैंने टेलीग्राम पर जब पीडीएफ्स डाली तो बहुत से जो स्टूडेंट है वो कमेंट कर रहे थे कि हमें इसके आंसर की नहीं मिली। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शंस लगे हुए हैं ना, सेम ऑप्शंस आपको वहाँ पर लगे हुए मिलते हैं, तो आंसर की इसके अंदर ही है, थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का साइनोहाइड्रिन लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है? साइनोहाइड्रिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म लैक्टिक एसिड? तो CH3CHO जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड करते हैं। नायलॉन 6 जो होता है वो 6 के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले एकलक कौन से हैं? विच आर द मोनिमर्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन 6 एंड 6 क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एंजो रंजक को तैयार करने के लिए कौन से यौगिक का उपयोग किया जा सकता है? विच कंपाउंड कैन बी यूज टू प्रिपेयर एंजोडाइज? एनिलीन, सैलिसिलिक अम्ल, बेंजेलिहाइड या फिर क्लोरोबेंजीन? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एनिलीन। ये -5 डिग्री पर, 0 से -5 डिग्री पर HNO2 के साथ जो है वो उपचारित किया जाता है, एनिलीन जो होता है। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से किस रंगहीन गैस में सड़ी हुई मछली जैसी गंध होती है? ये तो आपको पता होगा। विच कलरलेस गैस हैव द स्मेल ऑफ रोटन फिश? तो ये तो ईजी है यार। सबसे पहले तो H2S जो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है H2S, इसमें सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है, ठीक है। और SO2 जो है उसमें दम गोटू जो होता है ना, उसके जैसी स्मेल आती है। और जो PS3 हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, इसमें सड़ी हुई मछली या फिर आप कह सकते हैं जो लहसुन जो होता है उसके जैसी गंध आती है, यानी कि उसके जैसी स्मेल आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि PH3 जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, वर्डिग्रीस क्या है? व्हाट इज द वर्डिग्रीस? क्षारीय कॉपर एसिटेट, क्षारीय लेड एसिटेट, क्षारीय लेड या फिर इनमें से कोई नहीं? ये एक नीला हरा चूर्ण होता है जिसका जो उपयोग है, जिसका जो यूज़ है वो हरे रंग के जो वर्णक होते हैं या फिर जो रंजक होते हैं उनमें किया जाता है। साथ ही साथ जो कीटनाशक होते हैं और जो कवकनाशी होते हैं उनके निर्माण में भी इसका जो यूज़ है वो किया जाता है, वर्डिक्स का। तो ये जो है वो बेसिकली बेसिक कॉपर एसिटेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व निम्नतम गलनांक और क्वथनांक को प्रदर्शित करता है? विच इज द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट्स द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट? तो कौन है? तो Hg जो है उसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका जो गलनांक और क्वथनांक है वो सबसे कम होता है। इसलिए जो Hg होता है वो 234 केल्विन के साथ कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक है। तो Hg बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए ट्रीबेसिक एसिड? बता दीजिए। तो सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। सिट्रिक अम्ल में 3 कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो होते हैं, ठीक है। सिट्रिक अम्ल हमारा राइट ऑप्शन होगा। देन आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तब प्राप्त होता है जब क्लोरोफॉर्म को सांद्र HNO3 के साथ उपचारित किया जाता है? विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड विद HNO3? तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा CCl3NO2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन काफ़ी हद तक आपको पसंद आया होगा। एंड इसमें हमने 26 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपकी नीट 21 के एग्जामिनेशंस के लिए। वो तो आपको क्वेश्चंस देखकर ही पता चल गया होगा।
बाकी इस प्रकार के सेशंस डेली आपको मिलने वाले हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में, जो कि यूट्यूब पर आपको बहुत कम देखने को मिलता है। तो जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा यार, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इनका बेनिफिट जो है वो ले सके आपने आने वाले अपकमिंग नीट 21 के एग्जामिनेशंस पे। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसके लिए आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर स्टडी स्किल सक्सेस, वहाँ पर इसकी पीडीएफ जो है वो आज शाम तक आपको मिल जाएगी। बाकी पिछले 4 सेशंस की पीडीएफ ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।